So, students of class 10th, in this video, we are going to discuss NCERT back exercise questions from 14 to 18. इसके पहले वाले questions we have already discussed. Okay, so your question number 14 is like this. कि आपके पास एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है और उसके साथ एक 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है और आपने उनको एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में लगाया है। और सेकंड पार्ट में वो कहता है कि आपके पास एक 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है और एक 12 ओम का रेजिस्टेंस है और आपने इनको पैरेलल्स में लगाया है विथ अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट। 4 वोल्ट की बैटरी से आपने पैरेलल में लगाया है। अब क्वेश्चन ये है कि इस वाले 2 ओम्स में और इस वाले 2 ओम्स में कितना पावर कंज्यूम होगा, उसको कंपेयर करो। कंपेयर का मतलब क्या होता है? रेशो, इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए कि सीरीज में पहले मैंने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, 1 + 2 3 ओम्स आ गया। अब मैंने सीरीज में करंट निकाल दिया ओम्स लॉ लगा के। वोल्टेज था 6, रेजिस्टेंस था 3, तो मुझे 2 एम्पियर्स करंट मिल गया। अब मुझे ये भी पता है कि सीरीज में करंट सेम जाता है, तो इसलिए मुझे पावर का फॉर्मूला I² R कन्वीनियंट है। ठीक है, तो मुझे करंट दिखा 2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना दिखा 2, तो मुझे 4 2 सा 8 वॉट का पावर मिल गया फर्स्ट केस में। अब मैंने यहाँ पर देखा तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पावर में वोल्टेज क्या आता है? सेम आता है। तो इस पर भी 4 वोल्ट आएगा, इस पर भी 4 वोल्ट आएगा, आपने थ्योरी में पढ़ा है। और मुझे इसकी पावर निकालनी है, तो मेरे पास फॉर्मूला बनता है V²/R, क्योंकि मुझे पता है कि पावर के 3 फॉर्मूले हैं। V × I से भी निकल जाएगा, I² × R से भी निकल जाएगा, V²/R से भी निकल जाएगा। बस हमें देखना होता है कि हमें कन्वीनियंट कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पर 4 वोल्ट है, इसमें 4 वोल्ट आ रहा है, इसका स्क्वायर कर दिया, रेजिस्टेंस 2 ओम्स है, तो ये 16/2, यानी इसमें भी 8 वॉट की पावर आती है। तो आपने कंपेयर करके क्या बोला कि दोनों में सेम पावर आ रही है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसकी रेशो कितनी है, तो 8/8, तो आप बोलोगे 1/1, यानी हम ऐसे लिखते हैं रेशो को, पावर P1 P2 = 1:1। ठीक है, इजी। बाकी आपकी चॉइस है कि आप किसी और फॉर्मूले से भी निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। नाउ दिस वाज 14th। अब आपका जो 15th क्वेश्चन है, इट इज लाइक दिस कि आपके पास 2 लैंप्स हैं। पहले वाले लैंप की पावर है 100 वॉट और उसको आप 220 वोल्ट के वोल्टेज से चला रहे हो। दूसरा लैंप है, उसकी पावर है 60 वॉट और उसको भी आप 220 वोल्ट से चला रहे हो। अब वो ये चाहता है कि आप दोनों लैंप्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दो और फिर से 220 वोल्ट का सप्लाई दे दो। तो अब बताओ कि आपको टोटल करंट कितना मिलेगा। व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन। तो ऑब्वियस है कि मुझे पहले दोनों लैंप्स का रेजिस्टेंस निकाल लेना चाहिए। तो पहले वाले पावर का फॉर्मूला आपको पता है V²/R होता है, तो रेजिस्टेंस V²/पावर से निकल जाता है। अब वोल्टेज था 220, तो मैं यहाँ 220 डालूंगी, पर उससे क्या हो रहा है, मेरी कैलकुलेशंस काफ़ी लंबी हो रही हैं, तो मैंने इसको V छोड़ दिया। आप देखो बहुत आसान हो जाएगा, V छोड़ दो और पावर कितनी है 100, तो आपने इसका रेजिस्टेंस निकाल दिया V²/100। ऐसे ही आप दूसरे का निकाल दो, V²/पावर, वोल्टेज उसका भी सेम ही है लेकिन ये 60 है, तो आपने इसको V²/60 लिख दिया। ठीक है, अब उसने बोला कि दोनों को पैरेलल्स में लगा दो।
ये R1 और ये R2 दोनों को पैरेलल्स में सेम वोल्टेज से लगा दो, वोल्टेज भी सेम है, और बताओ कि कितना करंट निकल रहा है। तो मुझे इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना है, और आपको पता है कि पैरेलल में इक्विवेलेंट हम R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से ले लेते हैं। ठीक है, ये पता है ना आपको, क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो इससे कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है, रेसिप्रोकल करो, तो इसलिए हम पहले से इसका फॉर्मूला ऐसे R1 R2 प्लस R1 ऐसे कर लेते हैं, और फिर R इक्विवेलेंट लेने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो जल्दी से करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला पैरेलल्स में अपने माइंड में रख लेते हैं। ठीक है, अब R1 कितना था, V²/100, और R2 था V²/60। तो R1 की जगह मैंने डाला V²/100 V²/60 डिवाइडेड बाय V²/100 प्लस V²/60। अब ये कितना हो गया, V² इंटू V² V4 हो गया, बाय 100 इंटू 60 डिवाइडेड बाय, इसमें से मैंने V² कॉमन कर लिया, तो ये हो गया 1/100 प्लस 1/60। ठीक है, अब V4 से V² काट दिया, ऐसे कर दिया, राइट। अब देखो R इक्विवेलेंट कितना बन रहा है, नाउ योर R इक्विवेलेंट इज V²/100 इंटू 60 होल डिवाइडेड बाय, अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम है 100 इंटू 60, 60 प्लस 100। ठीक है, अब ये भी कट जाएगा 100 इंटू 60। अब मुझे R इक्विवेलेंट का आंसर क्या मिल गया, V² बाय 60 प्लस 100। तो मैंने R इक्विवेलेंट निकाल दिया V²/160 ओम्स। अब मुझे करंट चाहिए था, तो करंट होता है V/R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट की जगह मैंने लिख दिया V²/160, तो एक भी कट गया, तो करंट का आंसर 160/V आ गया, और V कितना था, 220 था, तो लास्ट में मैंने V लगा दिया, तो ये काटने के बाद 8/11 हो गया, यानी 0.72 एम्पियर्स इसका आंसर आ गया। ठीक है, पहले मैंने इसको V की वैल्यू डाल के सॉल्व किया, तो वो बहुत लंबी कैलकुलेशंस होती जा रही थी, 220 का स्क्वायर करो, तो उससे बेटर है कि आपको V तो सेम ही लगाना है ना, तो पहले V मान के कैलकुलेशंस कर दो, और लास्ट में जो V बचेगा उसमें वैल्यू डाल दो, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। ओके, नाउ आपका 16th क्वेश्चन है, विच यूजेस मोर एनर्जी। आपके पास एक टीवी है 250 वॉट का, और आप इसको 1 घंटे के लिए चलाते हो, और फिर आपके पास एक टोस्टर है 1200 वॉट का, लेकिन आप इसको सिर्फ 10 मिनट्स के लिए चलाते हो, पावर इसकी ज़्यादा है, ठीक है, टाइम ये ज़्यादा है, तो वो पूछ रहा है कि किसने ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम किया। तो आपने नोट्स में पढ़ा हुआ है कि पावर होता है एनर्जी बाय टाइम, तो आप एनर्जी निकाल सकते हो पावर इनटू टाइम से, राइट। अब पावर कितना था इसका, 250 वॉट, और टाइम है आपका 1 आवर, और आपने नोट्स में पढ़ा था कि वॉट हम बोलते हैं जूल पर सेकेंड को, तो यहाँ पर तो टाइम सेकेंड्स में है, तो ये आवर्स में तो चलेगा नहीं, तो आप 1 आवर के सेकेंड्स कर लेना, काट देना, तो दिस इज 250 इंटू 3600 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 900 बनता है, इंटू 10 टू द पावर 3, यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स का एनर्जी कंज्यूम हो रहा है टीवी में। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अब आप टोस्टर का निकाल लो, सेम फॉर्मूला है, एनर्जी निकालनी है टोस्टर की, पावर की 1200 वॉट,
और टाइम था 10 मिनट्स। तो हमने इसको भी जूल पर सेकंड कर लिया और 10 मिनट्स के हमने 60 सेकेंड्स कर दिए, कट गया। तो ये 1200 इंटू 600 आ गया। ये 72 इंटू 10 टू द पावर आपको कितना मिल रहा है 4, 1 2 3 4। अब वो 10 टू द पावर 5 है तो आप इसको 10 टू द पावर 5 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दो, तो ये 7.2 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स आ गया। अब आप इसको कंपेयर कर लो कि पावर तो दोनों की सेम ही है ये वाली, बट ये 9 है, ये 7.2 है, तो ये ज़्यादा है। इसका मतलब आपका टीवी सेट ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस है 8 ohms और ये करंट ड्रॉ कर रहा है 15 एम्पियर की फ्रॉम द सर्विस मीन्स इन 2 hours। डिवाइस क्या है आपकी हीटर है। अब क्वेश्चन है रेट एट विच एनर्जी इज डेवलप्ड। रेट एट विच एनर्जी इज डेवलप्ड। देखो इसका स्टेटमेंट आपको शायद कंफ्यूजिंग लग सकता है। उसने बोला कि रेट एट विच एनर्जी निकालो, तो आपको लगेगा शायद एनर्जी निकालना है। नो, रेट का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम निकालना है, ठीक है। और एनर्जी पर यूनिट टाइम का मतलब आपको पावर निकालना है। एनर्जी नहीं निकालना था, पावर निकालना था। तो आपने पावर का फॉर्मूला एनर्जी बाय टाइम होता है और आपने प्रूव करा है कि पावर हम I²R से ही निकाल सकते हैं, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। और करंट कितनी थी आपके पास 50 का होल स्क्वायर और रेजिस्टेंस कितना था 8, तो ये 225 इंटू 8 हो गया 1800। तो आपने 1800 का पावर यूज हो रहा है। 1800 वॉट लिख दो, या आप चाहो तो इसको 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट लिख दो, या आप चाहो तो इसको 1.8 किलो वॉट, चॉइस आपकी, राइट। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 18, वो कंसेप्चुअल है, तो उसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि आप टंगस्टन का फिलामेंट क्यों बनाते हो इलेक्ट्रिक बल्ब में। देखो बच्चों, हमारे घर में ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हम चलाते हैं उसके अंदर एक फिलामेंट होता है, और जब हम उसको बैटरी लगा के करंट पास करते हैं या घर में एसी लगा के करंट पास करते हैं तो ये हीट अप हो जाता है, और हीट अप होने के बाद ये लाइट एमिट करता है, ठीक है। अब हमने टंगस्टन क्यों प्रेफर करा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, क्योंकि ये गर्म होगा, और अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है तो ये बहुत जल्दी मेल्ट होकर टूट जाएगा। तो ऑब्वियस है हमें वो मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका हमें मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा मिले, क्योंकि इसमें हमको बहुत ज़्यादा हीट डेवलप करनी है और उसको गर्म करना है, ज़्यादा गर्म करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन था कि वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड एंड टोस्टर ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड अप ऑफ एलॉयज रादर देन मेटल्स। मतलब जो आप घर में टोस्टर यूज़ करते हो या इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हो, तो ऑब्वियस है उसमें भी आपको हीटिंग इफेक्ट चाहिए, गर्म करना चाहिए। बट टंगस्टन क्या करता है, गर्म होकर लाइट एमिट करता है। यहाँ पर आपको लाइट नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट चाहिए। अब हीटिंग इफेक्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, तो ऑब्वियस है हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका रेजिस्टेंस हाई हो। तो ये जो अलॉयज होते हैं ना, इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, और आपको पता है कि जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये हमें हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा देगा। और दूसरा रीज़न ये है कि अलॉयज बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज का मतलब बर्न नहीं होते,
बहुत जल्दी इनकी कॉइल बर्न नहीं होती है, इसीलिए हम एलॉयज़ को प्रेफर करते हैं। और मेनली जो हम एलॉयज़ यूज़ करते हैं वो इसमें निक्रोम होता है। ठीक है, अब अगला है कि वाई सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट। तो ये तो हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था कि जैसे हमारे घर में बहुत सारे एप्लियंसेस हैं, टेलीविज़न है, एयर कंडीशनर है, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, और अगर मान लो मैंने इनको सीरीज में लगा दिया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। नंबर 1 कि अगर बल्ब फ्यूज़ हो गया तो सारा सर्किट उठ जाएगा, क्योंकि ये सारे एक ही तार से कनेक्टेड हैं और सब में एक ही करंट जा रही है। तो कोई भी एक डैमेज हो गया तो बाकी सारे जो एप्लियंसेस हैं वो काम करना बंद कर देंगे। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आपको पता है ना, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से जो हमें इक्विवेलेंट करंट मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी, तो हमारे एप्लियंसेस को प्रॉपर करंट नहीं मिल पाएगा। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो हम वोल्टेज लगाते हैं, जैसे हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा है, अब वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा, किसी में 100 वोल्ट आ जाएगा, किसी में 50 वोल्ट आ जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि हर एप्लियंस फिर एक वोल्टेज पर काम नहीं करेगा। तो ये तीसरी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने इनको पैरेलल्स में लगा लिया, जैसे कि आपने बल्ब लगा लिया, इधर से आपने अपना टीवी सेट लगा लिया, इधर से आपने एयर कंडीशनर लगा दिया, ठीक है, और इन्हीं पॉइंट्स में आपने अपना मेंस लगा दिया जो आपके घर में 220 वोल्ट आ रहा है। अब फ़ायदा क्या होगा कि जब यहाँ से करंट आ रही थी तो डिवाइड हो रही थी, तो अगर बाई चांस ये फ्यूज़ भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो करंट आता ही रहेगा। ठीक है, एक ये फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में हमेशा कम होता है। जो आप इसका इक्विवेलेंट निकालते हो तो वो इन तीनों से कम आता है, तो आपको सर्किट में करंट हाई मिलती है। ठीक है, तीसरा फ़ायदा ये होता है कि सारे एप्लियंसेस सेम वोल्टेज पर ही चलते हैं, क्योंकि सब पैरेलल्स में कनेक्टेड है। ओके, नाउ लास्ट पार्ट था इसमें, नहीं सेकेंड लास्ट, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये तो आपने फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई एरिया। तो आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली एरिया पे जा रहा है, तो अगर आपका एरिया कम हो जाएगा तो आपका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, या वाइस वर्सा एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मैंने इसका रीज़न भी बताया था, मैंने ये बोला था कि अगर आपका एरिया ज़्यादा होगा तो आपके आयंस दूर दूर हो जाएंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे उनको कम पोल्यूशन फेस करने पड़ेंगे, तो रेजिस्टेंस लो हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसका एरिया कम कर दोगे तो ये आयंस पास पास आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जब चलेंगे तो उनको पोल्यूशन ज़्यादा मिलेगा। तो ये इनवर्सली जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। देखो बच्चों, आप घर में जो सारे कनेक्शंस करते हो, आपको पता है आप हमेशा कॉपर वायर को ही सेलेक्ट करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस लो है। रेजिस्टेंस लो क्यों है? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी लो है। तो रेजिस्टेंस लो होगा तो हमें अपने घर में करंट सफिशिएंट मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। सेम इज विथ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की भी रेजिस्टिविटी लो होती है, एल्यूमिनियम का भी रेजिस्टेंस लो होता है, बट ज़्यादा लो किसका होता है? कॉपर का होता है। तो हम लोग घर में क्या प्रेफर करते हैं? कॉपर प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम से भी कम है। पर जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करते हैं ना, जैसे हम पावर को बहुत दूर तक भेजते हैं, केबल्स के थ्रू भेजते हैं, तो जब हम केबल्स के थ्रू भेजते हैं तो वहाँ हम एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, वहाँ हम कॉपर नहीं यूज़ करते। उसका रीज़न डिफरेंट है, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है, लाइट होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो जब हम लंबी लंबी केबल्स बनाएंगे और वो भारी होगा तो वेट की वजह से वो टूट जाता है।
तो देयर वी प्रेफर एल्यूमिनियम। बट घर में जो हम कनेक्शंस करते हैं वो ज़्यादा लंबे तो होते नहीं हैं, तो वहाँ हम कौन सा प्रेफर करते हैं? कॉपर प्रेफर करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर NCERT एक्सरसाइज।